नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन भादविया। प्रबंध लेखांकन के एक टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसकी आवश्यकता, अवधारणा वगैरह समझे थे। साथ ही हमने पूर्व वीडियो में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मेथड प्रथम जो मेथड है परिचालन चक्र विधि या ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम दूसरा मेथड परंपरागत विधि या पूर्वानुमान विधि फोरकास्टिंग मेथड को समझेंगे। कार्यशील पूंजी के बिना व्यवसाय के द्वारा लाभ कमा पाना संभव ही नहीं प्रतीत होता। यद्यपि स्थायी संपत्तियों में विनियोजन कर दिया जाए, परंतु स्थायी संपत्तियों के उपयोग के लिए, उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए वर्किंग कैपिटल की निहायत ही आवश्यकता होगी। व्यवसाय बिना वर्किंग कैपिटल के ठीक वैसे ही है जैसे कि एक शरीर बिना रक्त के। देखते हैं अपन कि फोरकास्टिंग मेथड में वर्किंग कैपिटल का निर्धारण कैसे किया जाता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को जानने के लिए परंपरागत विधि या पूर्वानुमान विधि, ट्रेडिशनल और फोरकास्टिंग मेथड का उपयोग किया जा सकता है। यह विधि गुणात्मक अवधारणा पर आधारित है, अर्थात कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का ज्ञान हम इस विधि से ले पाते हैं। इसी विधि को शुद्ध चालू संपत्ति विधि, नेट वर्किंग कैपिटल मेथड भी कहते हैं। इस विधि में कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की चालू संपत्तियां होती हैं, उनकी महीनों की या दिनों की आवश्यकता निर्धारित की जाती है और बाद में इस मासिक आवश्यकता को कुल अवधि से गुणा कर प्रत्येक चालू संपत्ति के लिए कितनी पूंजी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी उसकी गणना की जाती है। प्रत्येक संपत्ति के लिए कुल अवधि का अनुमान पुराने अनुभव, स्टॉक पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी के आधार पर किया जाता है। समस्त चालू संपत्तियों की कुल राशि के योग में से संस्था को प्राप्त होने वाली संभावित व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट, जो कि उधार की तरह है कि हमें कितना उधार मिलता है, को घटा दिया जाता है तथा कुछ प्रतिशत आकस्मिकताओं के लिए जोड़ दिया जाता है, जिससे अनुमानित कुल कार्यशील पूंजी ज्ञात हो जाती है। कार्यशील पूंजी की राशि में से बैंकों से प्राप्त होने वाली सुविधा या वित्त या साख को घटाने के बाद वह राशि बचती है जिसकी व्यवसाय को स्वयं ही व्यवस्था करनी पड़ती है। कार्यशील पूंजी की तीन अवधारणाएं हमने पहले पढ़ी हैं, परिमाणात्मक अवधारणा, गुणात्मक अवधारणा तथा अन्य अवधारणा। ठीक उसी प्रकार से जब हम परंपरागत विधि या पूर्वानुमान विधि से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं तो इसमें भी दो अवधारणाएं काम करती हैं। एक कुल लागत अवधारणा, टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, और दूसरी रोकड़ लागत अवधारणा, कैश कॉस्ट कंसेप्ट प्रचलित हैं। इनके आधार पर परंपरागत विधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। कुल लागत अवधारणा में उत्पादन की लागत में मूल्यह्रास की राशि को शामिल किया जाता है और देनदारों की गणना में लाभ को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात कि देनदार विक्रय पर आधारित होते हैं। जबकि रोकड़ लागत अवधारणा में उत्पादन लागत में या बेचे गए माल की लागत में मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन शामिल नहीं किया जाता है तथा देनदारों का मूल्यांकन
उधार विक्रय की रोकड़ लागत कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स के आधार पर किया जाता है, जिसमें विक्रय एवं प्रशासकीय व्ययों को शामिल किया जाता है, परंतु मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। प्रकाश टंडन समिति ने जो 1975 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कार्यशील पूंजी की गणना के संदर्भ में सुझाव दिए थे, उसमें उन्होंने इसी अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने पर अपने सुझाव दिए थे। इस विधि के अनुसार वर्ष में कुल कितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा, प्रत्येक इकाई के लिए कितनी कच्चे माल, मजदूरी, ऊपरी व्यय की लागत की आवश्यकता होगी, कच्चा माल स्टोर में कितने समय रहेगा, WIP प्रोसेस में कितना समय तक रहेगा, निर्मित माल बेचने से पूर्व कितने समय गोदाम में रहेगा, देनदारों को कितना साख हम देंगे या लेनदार या पूर्तिकर्ता हमें कितनी साख देंगे, अन्य व्ययों, मजदूरी आदि के भुगतान में कितना विलंब किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रख के अनुमानित कार्यशील पूंजी का निर्धारण किया जाता है। जब हमें प्रश्न में सूचना दी हुई हो और हमें वर्किंग कैपिटल की गणना करनी हो, उस समय कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि कार्यशील पूंजी हेतु लाभों का उपयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी, अतः कार्यशील पूंजी के अनुमान के समय लाभों को छोड़ देना चाहिए। कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेशंस की जानी चाहिए। स्टॉक और देनदारों का मूल्य रोकड़ लागत पर ज्ञात कर लेना चाहिए, जब तक कि प्रश्न में कोई विपरीत और स्पष्ट बात नहीं कही गई हो। चालू संपत्तियों में अर्धनिर्मित माल WIP के लिए कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाते समय प्रश्नानुसार सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी व्ययों के लिए पूर्णता के प्रतिशत का उपयोग अलग अलग किए जाने चाहिए। यदि प्रश्न में मजदूरी व ऊपरी व्ययों के लिए समान रूप से अर्जित होना लिखा हो तो इनके लिए 50% पूर्णता उपयोग में लेनी चाहिए और सामग्री के लिए 100%, यह मानते हुए कि सामग्री निर्माण के प्रारंभ में ही जारी कर दी गई थी। परंतु अगर प्रश्न में WIP के साथ ही कहीं पर यह लिखा हो कि पूर्णता का प्रतिशत इतना प्रतिशत, माने कि 50%, तो उस समय में सामग्री के लिए भी 50% ही काम में लेवें। अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का मूल्यांकन करते समय प्रशासन व विक्रय व वितरण व्यय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, परंतु निर्मित माल व देनदारों की राशि की गणना के समय लागत में इन सभी को शामिल कर लेना चाहिए। प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए हमें इस प्रकार से एक स्टेटमेंट बनाना होगा। आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें समस्त प्रकार की चालू संपत्तियां तथा समस्त प्रकार के चालू दायित्वों की गणना की जाती है। इस स्टेटमेंट को बनाने से पहले हमें कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो लागतें हैं जैसे कि मजदूरी, ऊपरी व्यय, और ऊपरी व्यय में भी अगर अलग अलग प्रकार के ऊपरी व्यय दिए हुए हों, पृथकीकरण उनका किया गया हो, तो उन सबको जोड़ने के पश्चात कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ज्ञात कर लें। अगर हमें डेप्रिसिएशन भी दे रखा है तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्ञात कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए हैं तो पृथकीकरण कर लें, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काम में लेते हैं और फिनिश गुड्स के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स काम में लेते हैं। वहीं डेटर्स के लिए हम कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स काम में लेते हैं। अगर प्रश्न में उधार और नकद विक्रय के बारे में सूचना हो तो उसकी गणना भी पृथक से कर लें। इसी प्रकार प्रायः हमें प्रश्न में स्टोरेज पीरियड दिया हुआ होता है विभिन्न प्रकार का, रॉ मटेरियल का कितना है या प्रोसेसिंग पीरियड कितना है, तो उसको उपयोग में हमें लेना होगा। तो उसको देखें कि अगर वो दिनों में दे रखा है तो हम डिवाइड करेंगे 365 से, जो आपके सामने सेकंड मिडिल कॉलम में आपको दिख रहा है। तो मैं इसको एक बार दोहरा दूं। जब हम चालू संपत्तियों की गणना करें तो क्रम से ही करें, उससे गलतियां होने की संभावना कम हो जाएंगी।
रॉ मटेरियल या कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम को रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड से गुणा करें और उसमें 365 का भाग दें अगर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिनों में है तो। यही अगर महीनों में है तो डिवाइड बाई 12 कर लें। इस प्रकार से जो राशि आएगी वो बताती है कि रॉ मटेरियल के लिए उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए इतने रुपए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर WIP यानी प्रोसेस में जो सामग्री पड़ी हुई है उसके लिए हम कैलकुलेशन करें तो ये 3 भागों में हमेशा की जानी चाहिए, मटेरियल के लिए अलग, वेजेस के लिए अलग, ओवरहेड के लिए अलग। अगर प्रश्न में कोई विपरीत सूचना न दे रखी हो तो वेजेज और ओवरहेड के लिए हम नॉर्मली 50% काम में लेते हैं, जो आप देख रहे हैं बीच में गुणा किया हुआ है, और रॉ मटेरियल के लिए 100% काम में लेते हैं तो 100% से गुणा करें या यही रहने दें, एक ही बात है। कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम को प्रोसेसिंग पीरियड से गुणा कर लें और उसमें 365 का भाग दे दें अगर ये दिनों में है तो। वेजेस के लिए जो वेजेस की कॉस्ट है उसको फिर प्रोसेसिंग पीरियड समान रहेगा ये इसके लिए भी से गुणा करें, लेकिन साथ में 50% से भी गुणा करें और 365 का भाग दे दें। ओवरहेड्स के लिए जो ओवरहेड्स प्रश्न में दे रखे हैं यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अलग दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अलग दे रखे हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ले ले और एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ दें। प्रोसेसिंग पीरियड वही समान रहेगा जो मटेरियल के लिए है, जो वेजेस के लिए है वो इसके लिए भी होगा, और इसमें भी 50% काम में लें। पूर्णता का स्तर इसको 50% माना जाता है। दिनों में चूंकि है ये तो 365 से डिवाइड करें, तो इस प्रकार से ये तीनों भाग WIP के कैलकुलेट हो जाएंगे। फिनिश गुड्स में आप चाहें तो दो कैलकुलेशन अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड की, जिस प्रकार से WIP के लिए की गई, लेकिन चूंकि ये निर्मित माल है तो ये हमेशा ही मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड तीनों के लिए पूर्णता का प्रतिशत 100% ही होगा, इसलिए चाहे तो ये साथ में ही कैलकुलेशन कर ले। इसके लिए जो आधार होती है कॉस्ट वो है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी प्रश्न में है अलग से दिए हुए तो उनको भी इसमें शामिल कर लें। हाँ, डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखें। डेप्रिसिएशन WIP में जब ओवरहेड्स लिए हैं तो उसमें भी शामिल नहीं होंगे वो। फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड बेचने से पहले जो स्टॉक में रहता है उससे गुणा करें, अगर ये दिनों में है तो इसमें 365 का भाग दे दें। तो ये फिनिश गुड्स के लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी इस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, इसकी राशि ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से डेटर्स, ध्यान रहे यहाँ पे हम डेटर्स को रोकड़ अवधारणा के आधार पर ही ज्ञात करते हैं, क्योंकि लाभ के लिए हमें कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती इस अवधारणा के आधार पर। कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स ले, अगर प्रश्न में नगद बिक्री अलग से दे रखी है तो उसको हटा दें, केवल उधार बिक्री से के संबंध में जो नकद लागत लगने वाली है उसको डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको हम बोलते हैं उससे गुणा करें। अगर ये दिनों में है तो 365 का भाग दे दें, महीनों में है तो डिवाइड करें, उसको 12 से करेंगे आप। तो डेटर्स के लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी ये ज्ञात हो जाएगा। अगर प्रश्न में कैश रिक्वायर्ड दिया हुआ हो तो जोड़ दें, और भी किसी चीज के लिए अगर चालू संपत्ति की आवश्यकता हो तो उसको भी जोड़ दें। तो इस प्रकार से ये इन सभी मदों का योग कर लेंगे तो टोटल करंट एसेट्स ए के नाम से जो लिखी गई है वो आ जाएगी। इसमें से करंट लायबिलिटीज को घटाएंगे, जिसमें मुख्यतः क्रेडिटर्स हैं जो रॉ मटेरियल की पूर्ति करता है, वो हमें कितने समय की उधार देते हैं, इसे एवरेज पेमेंट पीरियड हम बोलते हैं, या क्रेडिटर्स वेलोसिटी आपने सामने देख रहे हैं आप, ये क्रेडिटर्स वेलोसिटी। तो क्रेडिट परचेज का अगर राशि हमें सीधी दे रखी हो तो उसको उपयोग में लें, या रॉ मटेरियल नहीं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की राशि से गुणा करें क्रेडिटर्स वेलोसिटी को। दिनों में ये है तो 365 से डिवाइड कर लें। तो क्रेडिटर्स के कारण हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को विलंबित कर सकते हैं ये ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से लैग इन पेमेंट है अगर वेजेस का या एक्सपेंसेस का प्रश्नानुसार अगर कोई, तो उसको भी डिले इन पेमेंट की अगर दिनों में है तो उससे गुणा करें और 365 का भाग दें। तो ये इन दोनों के लिए, या अन्य प्रकार की कोई भी एक्सपेंस है तो उसके लिए भी
राशि आ जाएगी, ये जो बतलाती है कि हम इतना राशि का विलंब से भुगतान हमें करना है, तो इतनी राशि की तत्काल आवश्यकता व्यवस्था कम करनी पड़ेगी। ये टोटल करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी को घटा दें, क्योंकि हम यहाँ पर रोकड़ अवधारणा के आधार पर गणना कर रहे हैं, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी आ जाएगी ये। अगर प्रश्न में कंटिंजेंसीज दे रखे हैं तो उन कंटिंजेंसीज को जोड़ ले तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इस वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था व्यवसाय को करनी होती है। अगर बैंक से अल्पकालीन ऋण या वित्त की व्यवस्था की गई है तो उसको घटा दें, शेष की व्यवस्था व्यवसाय को स्वयं अपने साधनों से करनी पड़ेगी। पूर्वानुमान विधि से कार्यशील पूंजी की कैसे गणना की जा सकती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके सामने है ये निर्गमित अंश पूंजी दी हुई है, ऋण पत्र दिए हुए हैं, स्थायी संपत्ति दी हुई है। वास्तव में इनका कार्यशील पूंजी के अनुमान में कोई रोल नहीं है। गत वर्ष में उत्पादन 1,20,000 इकाइयों का था और 2020-21 में भी 1,20,000 इकाइयों का उत्पादन किए जाने की संभावना है। तो हमें 1,20,000 इकाइयों के लिए कुल कितनी लागत लगेगी उत्पादन में, उसको ज्ञात करते हुए उसके लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, इसको ज्ञात करना है। लागत का विक्रय मूल्य से अनुपात कच्ची सामग्री 60%। इस प्रश्न में नीचे आप देखें रेड कलर के बाद में वापस से जब लिखा हुआ है तो नकद बिक्री कुल बिक्री का 25% है। उत्पादन विक्रय चक्र नियमित रूप से जारी रहता है। संभावना के लिए 10% का आयोजन किया जाना है। तो लास्ट पॉइंट है इसमें विक्रय मूल्य 5 रुपये प्रति इकाई है, तो 5 रुपये प्रति इकाई का 60% और मजदूरी 10% और ऊपरी व्यय 20%। 5 रुपये का 20% अगर हम करेंगे ऊपरी व्यय के लिए तो 1 रुपया, जिसमें से आधा मूल्यह्रास है यानी कि 50 पैसा मूल्यह्रास है और बाकी का 50 पैसा अन्य ऊपरी व्यय है, जिसमें ये निर्माणी ऊपरी व्यय मान लिए जाने चाहिए जब तक कि प्रश्न में स्पष्टतया प्रशासकीय ऊपरी व्यय नहीं दे रखे हों। निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। कच्ची सामग्री 1 माह भंडार में रहेगी। उत्पादन की प्रत्येक इकाई 1 माह प्रक्रिया में रहेगी। ग्राहकों को 2 माह की प्रतीक्षा में निर्मित माल रहेगा गोडाउन में। देनदारों को 2 माह की उधार दी जाती है। कच्ची सामग्री के पूर्तिकर्ता 3 माह की उधार देते हैं। मजदूरी के भुगतान में 1 माह का विलंब होता है। ऊपरी व्ययों के भुगतान में आधा माह की देरी होती है। रोकड़ शेष 5,000 रुपया है। साथ ही हमें कार्यशील पूंजी के साथ साथ हमें टंडन समिति ने जो अधिकतम मान्य बैंक साख के विधियां सुझाई हैं उनमें से प्रथम 2 रीतियों के अनुसार बैंक साख की भी गणना करनी है। प्रश्न को हल करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की लागतों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले लागत को कैलकुलेट कर लें। मटेरियल 5 रुपये विक्रय मूल्य, 60% इसका 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 इकाइयों के ऊपर 3 से गुणा करें इसको तो 3,60,000 रुपया। इसी प्रकार से लेबर है 5 रुपये सेलिंग प्राइस का 10% 50 पैसा, 1,20 से गुणा करें इसको तो 60,000 रुपया। ओवरहेड्स इसमें हमने डेप्रिसिएशन को छोड़ दिया है गणना करते समय। 5 रुपये का सेलिंग प्राइस, इसका 20% ओवरहेड है और इसका 50% डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के अलावा जो 50% है वो हमने यहाँ पर ले लिया है 50 पैसा पर यूनिट। 60,000 रुपया ओवरहेड्स हो गया। तो डेप्रिसिएशन चूंकि छोड़ दिया है तो इन तीनों का योग कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स कहला जाएगा। यह है 4 रुपये प्रति इकाई यानी कि 4,80,000 रुपया। कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, चूंकि हमें प्रश्न में दे रखा है 25% नकद विक्रय होता है तो बाकी का 75% उधार विक्रय होता है। तो उस उधार विक्रय की जो नकद लागत हमें वहन करनी है, व्यवसाय को वहन करनी है, वो है 4 रुपये का 75% 3 रुपया। 1,20,000 इकाइयों से इसको गुणा करें तो 3,60,000 या 4,80,000 का 75% निकाल लें तो वो भी 3,60,000 रुपया। और विक्रय मूल्य दे रखा है 5 रुपये प्रति इकाई। 1,20,000 इकाइयों को बेचेंगे तो 6 लाख रुपया कुल विक्रय मूल्य बन जाएगा। इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंप्यूट की गई है फोरकास्टिंग मेथड से, जिसमें पहले सारी करंट एसेट्स की गणना कर ली गई है कि करंट एसेट्स के प्रत्येक
आइटम के लिए, मद के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। रॉ मटेरियल के लिए कंप्यूटेशन का सूत्र हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पिछली स्लाइड पर देखा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल को स्टोरेज पीरियड से गुणा कीजिए, और चूंकि इस सवाल में महीनों में दे रखा है तो डिवाइड बाई 12 हम कर लेते हैं महीनों से गुणा करके। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अभी ठीक पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा है 3,60,000 रुपया। एक महीने का स्टोरेज पीरियड है और 12 से उसको डिवाइड हम करेंगे तो ये 30,000 रुपये का रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से WIP में प्रोसेसिंग पीरियड आपको दे रखा है प्रश्न में 1 महीना, तो मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड तीनों के लिए 1/12 1/12 1/12 अपने को करना है। जबकि वेजेस और ओवरहेड में 50% इसलिए लिया जाना चाहिए यहाँ पर कि उत्पादन प्रक्रिया वर्ष भर नियमित रूप से जारी रहती है। और मटेरियल के लिए हमने 100% लिया है क्योंकि प्राय मटेरियल प्रक्रिया में शुरू में ही डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार इनकी जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, मटेरियल WIP के मटेरियल के लिए 30,000 रुपया, वेजेस के लिए 2,500 रुपया और ओवरहेड के लिए भी 2,500 रुपया। ध्यान रखें यहाँ पे ओवरहेड में डेप्रिसिएशन हमने छोड़ दिया है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी होते तो वर्क इन प्रोग्रेस की गणना के समय उनको हम छोड़ देंगे। फिनिश गुड्स कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमने कंप्यूट किया है 4,80,000 रुपया। 2 महीने का स्टोर पीरियड है, 2/12 करें 90,000 रुपया। डेटर्स में कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स को लेंगे, पिछले स्लाइड पर ये कंप्यूटेशन हमने देखी है। 2 महीने की उधार हम अपने ग्राहकों को देते हैं तो 2/12 कीजिए 80,000 रुपया। कैश की रिक्वायरमेंट प्रश्न में दे रखी है 5 लाख रुपया। टोटल करंट एसेट्स बन जाएंगे इन सब के योग से 2,40,000 रुपया। करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर जो सप्लायर हैं गुड्स के, रॉ मटेरियल के, क्योंकि क्रेडिट परचेज नहीं है तो सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम हम यहाँ पे लेंगे। और क्रेडिटर वेलोसिटी है 3 महीना, वो उधार हमें 3 महीने की देते हैं तो 3/12 कीजिए। 3,60,000 रुपये का 3/12 करेंगे तो 90,000 रुपीज। इसी प्रकार से विलंब हम करते हैं भुगतान में वेजेस के लिए, वो 1 महीना और ओवरहेड्स के लिए आधा महीना, तो क्रमशः इनकी राशियों से 1/12 और आधे महीने बटा 12 करेंगे तो 5,000 और 2,500 रुपये ये राशि बनती है। इतना विलंबित हमें भुगतान करना है तो इस समय वर्किंग कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो करंट लाइबिलिटी टोटल बन के हो रही है 97,500 और वर्किंग कैपिटल जो टोटल करंट एसेट्स हैं उनमें से टोटल करंट लाइबिलिटीज को घटा दें, ए में से बी को घटा दें। आप येलो लेटर्स में देख रहे हैं 2,60,000 2,40,000, इसमें से 97,500 को घटा दें तो 142,500। एज पर क्वेश्चन कंटिजेंसीज के लिए हमें 10% जोड़ना है तो इस 1,42,500 का 10% जोड़ दीजिए 14,250 रुपया। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 156,750। तो इस प्रकार से हम परंपरागत विधि या फोरकास्टिंग मेथड के तहत वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को ज्ञात करते हैं विभिन्न प्रकार की अवधियों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे अवधि चूंकि माह में दे रखी थी इसलिए हमने डिवाइड बाई 12 किया है। वीक्स में होती तो ये हम डिवाइड बाई 52 करते और डेज में होती तो डिवाइड बाई 360 और 365 से करके ये कंप्यूटेशन हम कर लेते। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में हमें टंडन कमेटी या समिति ने जो विभिन्न विधियां सुझाई हैं बैंक वित्त के लिए या बैंक क्रेडिट के लिए, उनमें से प्रथम 2 विधियों से गणना करनी है। पहली विधि में 0.75 ऑफ नेट करंट एसेट्स या नेट वर्किंग कैपिटल है। ये करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को घटा दे तो वर्किंग कैपिटल। हमने पिछले स्लाइड पर 2,40,000 रुपया और 97,500 क्रमशः कंप्यूट किया है। ये इनका डिफरेंस निकाले 142,500, इसका 0.75 करें तो 1,06,875 रुपये की वित्त की व्यवस्था बैंक के मार्फत की जा सकती है और रिमेनिंग जो व्यवस्था है वो स्वयं व्यवसाय को अपने साधनों से करनी पड़ेगी। द्वितीय विधि है उसमें करंट एसेट्स का 0.75 करके उसमें से करंट लाइबिलिटी घटाई जाती हैं। तो 2,40,000 जो करंट एसेट्स हैं उसका 0.75 करें तो 180,000, इसमें से 97,500 घटा दें तो 82,500। तो इतनी अधिकतम बैंक वित्त की व्यवस्था हमारी हो जाएगी और रिमेनिंग जो भी वर्किंग कैपिटल डिफरेंस जो बचता है उसकी व्यवस्था इस व्यवसाय को स्वयं अपने साधनों से, दीर्घकालीन साधनों से करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से परंपरागत
विधि के द्वारा या पूर्वानुमान विधि के द्वारा वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पूरी कितनी आवश्यकता होगी, इस बात को कैलकुलेट किया जाता है विभिन्न प्रकार की कॉस्ट और स्टोरेज पीरियड को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद।